नमस्ते मैम। कल हमने कल्पना के दो भेद, प्राथमिक कल्पना और द्वितीय कल्पना या गौण कल्पना की हमने बात की थी। उससे संबंधित एक स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रही हूँ अंग्रेजी में। उसका हिंदी रूपांतरण कल आपसे चर्चा करते हुए बताया भी था, नहीं तो फिर अभी लिख लेंगे। पहले अंग्रेजी में लिख लीजिए। इमेजिनेशन then I consider either as primary or secondary. देन शब्द का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले वो फैंसी और इमेजिनेशन का भेद बता चुके थे, और तब ये उन्होंने इमेजिनेशन के दो भेदों पर बात करनी शुरू की। इमेजिनेशन then I consider either as primary or secondary, full stop. The primary imagination I hold to be the living power and primary agent of all human perceptions. लिख रहे हैं आप सभी लोग? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Primary imagination I hold to be the living power and primary agent of all human perceptions. Full stop. The secondary imagination I consider as an echo of the former. The secondary imagination I consider as an echo of the former, comma, coexisting with the conscious will coexisting with the conscious will, comma, yet still as identical with the primary in the kind of its agency and differing only in degree. Comma, and in the mode of its operation.
लिख लिया आप सभी लोगों ने? लिख पाए सभी लोग? यस मैम। यस मैम। एक बार फिर जल्दी से पढ़ देती हूँ, फिर मैं इसका हिंदी रूपांतरण करके आपको समझाऊंगी। इमेजिनेशन देन आई कंसिडर ईदर एज प्राइमरी और सेकेंडरी। The primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perceptions. The secondary imagination I consider as an echo of the former, coexisting with the conscious will, yet still as identical with the primary in the kind of its agency, and differing only in degree and in the mode of its operation. अब ये बात बताते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और द्वितीयक या प्राथमिक और गौण कल्पना के बीच में इन्होंने भेद बताया है। इन्होंने कहा कि इमेजिनेशन को मैं दो तरह से व्याख्यायित करता हूँ, दो भेद बताता हूँ उसके। या तो वो प्राइमरी होती है या वो सेकेंडरी होती है, प्राथमिक होती है या गौण होती है। प्राइमरी इमेजिनेशन को मैं क्या मानता हूं? आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर, वो एक जीवंत शक्ति है, वो सजीव शक्ति है। कैसी शक्ति? जो हमें जीवन जगत के जितने भी बोध हैं वो करने की क्षमता देती है। पहला एजेंट है वो, पहला पहला माध्यम, पहला स्रोत है। कैसे, क्या समझने का? जीवन जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे संबंधित बोध को प्राप्त करने का, उनसे संबंधित ज्ञान को परसीव करने का, ग्रहण करने का, परसेप्शन का, वो क्या है? वो एक एजेंट है, वो एक माध्यम है, वो एक साधन है। ठीक है, ये समझ पाए आप सभी लोग? यस मैम। ये प्राइमरी इमेजिनेशन के बारे में कह रहे हैं। यही हमने कल किया भी था, आपको याद होगा। जितना भी मानवीय ज्ञान है, सबसे पहले हम अपने इंद्रियों से, मैंने आपको जैसे बताया था कि आंख से हम देखते हैं, हाथ से हम स्पर्श करते हैं, कोमल कठोर कैसा है, खुरदरा है, स्मूथ है, कैसा है। सांस लेते हैं हम नाक से, हम गंध भी लेते हैं, और गंध कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये हमें पता चलता है। हम मुंह से बोलते हैं और हम जिह्वा से स्वाद लेते हैं। ये सारी इंद्रियां हमें हमें हमारे आसपास के परिवेश से परिचित कराती हैं। और उसके बाद इन जितने भी बोध हमें होते हैं या जो भी परिचय होता है हमारे वातावरण से, उसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करके, व्यवस्थित करके ज्ञान के रूप में संचित कर लेते हैं अपने दिमाग में। हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको समझते हैं और दिमाग में स्थिर कर लेते हैं, क्योंकि उस पढ़ने में जो शब्द हम पढ़ रहे होते हैं, जो कुछ भी बचपन से हमने सीखा है, वो संकल्पना के रूप में हमारे अंदर संचित रहता है और वो हमें और अधिक आगे समझने की शक्ति देता है, प्रेरणा देता है। हम सही गलत, अच्छा बुरा, सुख दुख, इन सब का भेद भी इस इंद्रिय बोध के बाद की स्टेज पर कर पाते हैं। और उससे हम अपने ज्ञान को संचित करते हैं और जीवन जीने के तरीके, कई तरीके सीखते हैं। और जो कुछ भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको व्यवस्थित करके, एसिमुलेट करके, समंजित करके, और उसको हम अपने जीवन के तरीकों के साथ मिलान करके अपना जीवन जीते रहते हैं सामान्य रूप से। ये शक्ति, कॉलरिज ने कहा, सबके अंदर होती है, सभी लोगों के अंदर होती है, समान रूप से होती है। और ये बिल्कुल सच रूप से, बिना हमें ये एहसास कराए कि हम ये सब काम कर रहे हैं, हम करते जाते हैं ये सभी काम। और ये जो व्यवस्था स्थापित करने का जो काम है, जो कुछ भी इंद्रिय बोध है और हमारा दिमाग के परसेप्शंस हैं, इनके बीच जो हमारा व्यवस्था स्थापित करने का काम है, वो इसी प्राथमिक कल्पना के माध्यम से होता है, कॉलरिज के कहने के अनुसार। और इसी से सभी मनुष्य अपने जीवन जगत का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने आसपास के सारे वातावरण का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये सहज है, ये प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया सहज होती है, बिना आयास के होती है, अनायास हम ये सब चीजें सीखते जाते हैं, व्यवस्थित करते जाते हैं। और जो कुछ भी हमारे आसपास बिखरा हुआ है ज्ञान का भंडार,
उसको हम समन्वित करके, व्यवस्थित करके अपने ज्ञान में, अपने बोध में बदलते हुए जीवन को जीते रहते हैं। ये घुल मिलकर हमारे व्यक्तित्व का अंग हो जाता है। लगभग जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारे ज्ञान का हिस्सा बन जाता है, वो हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है। और हम अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने आसपास के बिखरे हुए ज्ञान को जो एसिमुलेट करते हैं, सम्मिलित करते हैं, उसी को उन्होंने कहा कि ये जो करने, असिमुलेट या समंजित करने की जो ताकत है, या व्यवस्थित करने की जो ताकत है या शक्ति है, वो वास्तव में प्राथमिक कल्पना है। इसी को वो कहते हैं कि इमेजिनेशन देन आई कंसिडर ईदर एज प्राइमरी और सेकेंडरी, दो भेद है। और प्राइमरी इमेजिनेशन एक लिविंग पावर है, एक सजीव जीवंत शक्ति है जो हमें ताकत देती है क्या करने का, वो हमें सारे ह्यूमन परसेप्शन, मानवीय बोध को प्राप्त करने का की ताकत देती है या शक्ति देती है। अब सेकेंडरी इमेजिनेशन पे वो आते हैं और वो कहते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है। सेकेंडरी इमेजिनेशन आई कंसिडर एज एन इको ऑफ द फॉर्मर। मतलब पहले जो मैंने बताया प्राथमिक कल्पना, उसकी एक प्रतिध्वनि है, उसकी एक छाया है, उसी उसी की प्रतिछाया, उसी का अंश, या उसी की प्रतिध्वनि के रूप में विद्यमान होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के अंदर ही होती है। क्यों? क्योंकि इसको कॉन्शियस विल के साथ एक को एग्जिस्ट करके रहना होता है। द सेकेंडरी इमेजिनेशन आई कंसिडर एज एन इको ऑफ द फॉर्मर, ये प्रतिध्वनि होती है। और ये कॉन्शियस विल, सजग जो इच्छा होती है किसी व्यक्ति, कुछ खास व्यक्तियों की, वो सजग रूप से प्रयास करके अपनी इच्छा से जो कुछ भी बोध प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके विश्लेषण की, उस बोध को हम संश्लेषित करके ग्रहण करते हैं। सारे बिखरे हुए तथ्यों को, बोध के जितने भी तंतु हैं, जितने भी आसपास हमारे बिखरे हुए, उन सबको समन्वित करके हम अपने ज्ञान में तब्दील करते हैं। और कॉलरिज कहता है कि सेकेंडरी इमेजिनेशन जो प्राथमिक कल्पना की ही एक प्रतिध्वनि है, वो हमें इन बोध के सारे तंतुओं के, जुड़े हुए तंतुओं के बीच से सजग रूप से कुछ अन्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। और इसीलिए उसके अंदर विश्लेषण की क्षमता भी होती है, क्योंकि उसे जो एसिमिलेटेड ज्ञान है, समंजित ज्ञान है हमारा, उसके अंदर छिपे हुए सत्यों को, तथ्यों को उद्घाटित करना है। और वो विश्लेषण के माध्यम से ही हो पाता है। उसने कहा कि ये मिलती जुलती होती है, उससे उसकी सिमिलैरिटी है, वो समान होती है प्राथमिक कल्पना के, क्योंकि उसका काम भी विश्लेषण और संश्लेषण करना है। प्राथमिक कल्पना संश्लेषण करती है, बिखरे हुए ज्ञान के तंतुओं को जोड़कर एक बोध बनाती है, हमारा विचार बनाती है हमारा। लेकिन जो सेकेंडरी कल्पना है या गौण कल्पना है, ये मिलती जुलती है प्राथमिक कल्पना से, लेकिन इसके अंदर एक अन्य ताकत है जो सजग लोग होते हैं उनके अंदर ये क्रियान्वित होती है, सक्रिय होती है। और वो प्राइमरी इमेजिनेशन की तरह ही बोध प्राप्त करवाती है, लेकिन विश्लेषण करना भी सिखाती है। इसका काम जो है, काम करने का तरीका जो है, वो प्राइमरी इमेजिनेशन से थोड़ा सा अलग। की अगर प्राइमरी इमेजिनेशन 50 की ताकत देती है, तो ये 100 या 150 या 200 की ताकत आपको देती है। तो ये फर्क उन्होंने कहा कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो सभी के अंदर है, सामान्य ताकत है, सभी के अंदर ये प्रतिभा होती है। लेकिन सेकेंडरी या गौण जो कल्पना है, ये कुछ विशेष व्यक्तियों के अंदर ही होती है, घनीभूत होकर उनके अंदर सक्रिय होती है, और सजग रूप से लोग इसको सक्रिय करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से सक्रिय करते हैं। ये उनकी एक कॉन्शियस विल होती है, सजग एक इच्छा शक्ति है, जिसके कारण वो विश्लेषण कर पाते हैं अपने आसपास की वस्तुओं का, और उसके अंदर से सत्यों को ढूंढ पाते हैं। इसकी जो डिग्री है, इसकी जो इसका जो परिमाण है, वो या इसकी जो ताकत है, वो प्राइमरी एजुकेशन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और इसके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो
प्राइमरी एजुकेशन एक व्यवस्थापिका शक्ति है, वो संश्लेषण करती है अलग अलग ज्ञान के स्रोतों से वस्तुओं को लेकर दिमाग में विचार के रूप में स्थापित करती है। लेकिन जो द्वितीयक या गौण कल्पना है, इसमें इसके अंदर संश्लेषण के अलावा विश्लेषण की क्षमता भी होती है, तर्क की क्षमता भी होती है, और इसी के माध्यम से वो सजग रूप से रचना करने के लिए प्रेरित कर पाती है किसी भी कवि या दार्शनिक या इतिहासकार को। और इसीलिए वो उनको अलग कर देती है सामान्य लोगों से। और इसका जो गुण है, प्रकार है, इसीलिए कवि कल्पना के गुण के बारे में उन्होंने कहा, समन्वयात्मक शक्ति तो सभी तरह की कल्पनाओं में होती है, एक फैंसी को छोड़कर। फैंसी क्योंकि एक तरह का पिटारा है जिसमें बहुत सारी स्मृतियां हो सकती हैं, लोगों के बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, बहुत सारे तरह के दृश्य हो सकते हैं जो उन्होंने देखे हैं अपने जीवन भर में, और वो आपस में संबंधित नहीं होते हैं। इसीलिए उन्होंने अ, अ, उसको एक उच्छृंखल दृश्यों या बिंबों का समूह कहा है। और वो कहते हैं कि वो आपस में विश्रृंखलित है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, कोई एक सूत्रता, एक तारता उनके अंदर नहीं होती है। जबकि कल्पना ऐसी नहीं है, जो वास्तविक सृजनात्मक कल्पना है वो ऐसी नहीं होती है, वो समन्वयात्मक होती है, वो सृजन धर्मी होती है, वो कुछ क्रिएट करती है। तो ये क्रिएशन का काम या सृजन का काम या सृजनात्मक जो शक्ति है, ये सभी के अंदर है प्राइमरी रूप से, लेकिन द्वितीयक या गौण रूप से उन कवि, कलाकारों, चित्रकारों, उन सब लोगों में होती है जो अपने अनुभवों को समंजित करके उनके भीतर के सत्यों को उद्घाटित करने के लिए उनका विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं, सजग रूप से तर्क करते हैं और उनसे कोई नई चीज बनाने की सोचते हैं, और लोगों को इसके माध्यम से आह्लादित करने की भी कोशिश करते हैं। और इसके लिए वो सजग रूप से प्रयास करते हुए इसलिए नजर आते हैं क्योंकि जो वो वर्ड्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, रिदम का जो इस्तेमाल करते हैं, वो उनके कौशल से निकला हुआ होता है, वो सभी लोगों के अंदर नहीं होता है, जो अभ्यास के माध्यम से भी आता है और प्रतिभा के माध्यम से भी आता है। लेकिन प्रतिभा को कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ बाकी इन सभी कौशलों से ज्यादा महत्व देते थे। और कॉलरिज और भी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने भावों के सहज उच्छलन को ही केवल कविता नहीं माना था। उन्होंने कहा था कि ये सजग रूप से बनाया गया एक बनाई गई एक रचना है कविता, और उसमें और गद्य में फर्क होता है बहुत ज्यादा। तो कॉलरिज ने कल्पना का, खास तौर पे काव्य कल्पना का जिक्र करते हुए बताया कि वो समन्वयात्मक शक्ति तो है ही, वो विश्लेषणकारी भी शक्ति है, क्योंकि वो विश्लेषण करते हैं लोग तभी जान पाते हैं कि विरोधी तत्व प्रकृति में कौन कौन से हैं, यानी कि बुद्धि और हृदय अलग अलग कैसे काम करते हैं, पदार्थ और चेतन कैसे अलग अलग हैं, आंतरिक और बाह्य जो उद्वेलन है मनुष्य के जीवन के, वो कैसे अलग अलग हैं, मनुष्य के अंदर जो चल रहा है और जो बाहर चल रहा है वो कैसे अपने अपने आप में एक दूसरे का विरोधी है, ये देखने की क्षमता होती है कवि के अंदर। और इसीलिए वो पहले इस तर्क के द्वारा, सजग प्रयासों के द्वारा विश्लेषण करते हैं इन सभी तत्वों का, और फिर उसके बाद उनके बीच के अंतर को पाटने के लिए अपनी प्रतिभा का, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, अपने स्किल का इस्तेमाल करते हैं, और उनको समंजित करके एक रचना के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कवि का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, कवि का काम बहुत विशद और महत होता है, और उसको ये करने का मादा, या उसको ये करने की शक्ति जो है, उसकी आंतरिक प्रतिभा जो कल्पना है, यही दे सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है, बाह्य या आंतरिक, और जो आदर्श होनी चाहिए प्रकृति, उन सब के बीच का समंजन जो अपने विचार में उसने सोचा है या जो उसने कल्पना की है, इन सब के बीच के समंजन का कार्य भी, जो सोचा है, जो नया देखा है अपनी कल्पना में, वो भी, और जो शक्ति उस नए के साथ उसकी अपने अनुभवों को जोड़ने की ताकत देती है, वो भी, ये दोनों को कॉलरिज ने कल्पना कहा। यानी कि जो सृजित किया वो भी कल्पना है, और जो जिस शक्ति के माध्यम से सृजित किया वो भी कल्पना है। तो
कल्पना को बहुत विस्तार देते हुए, कल्पना के महत्व को और कल्पना के विशेषताओं को बहुत अधिक बताते हुए उन्होंने अ, अ, कल्पना के अलग अलग रूपों पर बात की और कहा कि कविता में जो कुछ भी है वो कल्पना है। वास्तव में कविता अपने आप में कल्पना का एक उत्पाद है, और उसके बाहर जो कुछ भी है वो सब यांत्रिक है। कल्पना का जो समंजित रूप अ, अ, दिखाई देता है हमें कविता के अंदर, वो वास्तव में असिमिलेटिंग पावर है, वो समन्वयात्मक शक्ति है कवि की, जो उसकी प्रतिभा से उसे मिली है। तो कवि के अंदर जो प्रतिभा है वो भी कल्पना है, जो उसे शक्ति देती है आंतरिक और बाह्य तत्वों के समंजन का, वो भी कल्पना है। और जो उसकी काव्य कृति है वो भी कल्पना है। तो कल्पना को इतना ऊंचा स्थान इससे पहले अभी जो हमने जितने भी रचनाकार आलोचक पढ़े हैं या काव्यशास्त्री पढ़े हैं पश्चिम में, किसी ने नहीं दिया था। इसीलिए कॉलरिज का स्थान इस कल्पना सिद्धांत के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अभी तक जो हमने पढ़ा है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, विरेचन और त्रासदी के अंग, उन पर, लॉन्जाइनस के उदात्त की अवधारणा पर, और कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत और काव्य भाषा संबंधी विचारों पर, इन सब पर आप अलग अलग नोट्स बना लेंगे या बना चुके होंगे, ताकि मैं आगे अगली क्लास में, नेक्स्ट वीक में आपके असाइनमेंट की डेट फिक्स कर सकूं। कर सकती हूँ?